नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ एक आंदोलनकारी दयामनी मारला जी हैं, जो लंबे अरसे के साथ आज आंदोलन करते करते देखा जाए कि कहीं न कहीं झारखंड में अलग अलग मुद्दाओं को लेकर के आंदोलन हो रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो रिम्स 2 यानी जो नगरी का जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण के लेकर के दोबारा पहले भी इस मुद्दा को लेकर के आंदोलन हो रहा था, लेकिन इस मुद्दा को लेकर के फिर से इस मुद्दा को लेकर के सरकार ने है ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए शायद 84 एकड़ 200 कुछ एकड़ है, उसको लेकर के अधिग्रहण करने के लेकर के उसको फिर से सरकार ने मुहिम छेड़ी है। तो उसके लेकर के हम बात करना चाहते हैं हमारे दयामनी बालाजी से कि किन मुद्दों के लेकर जो शुरू से आपने उस मुद्दा को दयामनी बालाजी खुद हैंडल किए थे और वो अपनी हाथों से, अपने कदमों से, अपने जुबानों से वो मुद्दा को लेकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कहीं न कहीं वो लड़ाई लड़ते लड़ते वो लड़ाई में जीत भी हुआ था, लेकिन फिर मुद्दा को लेकर के फिर वो सरकार ने वो लेकर के आई है। ऐसे जानना चाहेंगे मैडम। जोहार। जोहार। जो जिस तरह से नगरी का मामला है वो क्या मामला है? आप तो उस समय भी आप आंदोलन कर रहे थे और फिर इस मामला को लेकर के रिम्स 2 का लेकर के क्या बोलना चाहिए उसके लिए? सबसे पहले मैं आपके नज़र 24 को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज नगरी के मामले पर आप बात करना चाहते हैं। और नगरी के मामले को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर आपने ये सवाल मैंने उठा रहे हैं रिम्स 2 को लेके, तो मेरा ये कहना है कि रिम्स 2 बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए। इस राज्य के लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधा देने की ज़रूरत है, ये राज्य को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है कि रिम्स 2 कहाँ पर बनना चाहिए, किस तरह का ज़मीन पे बनना चाहिए, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। और इस पर मंथन इसलिए भी करना चाहिए कि राज्य तब स्वस्थ रहेगा जब यहाँ के किसान रहेंगे। राज्य तब यहाँ का विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा जब यहाँ के किसान आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तब हम इस राज्य को विकास के मार्ग में आगे ले चलेंगे जब यहाँ के किसान खुशहाल रहेंगे। और यहाँ पर एक तरफ से जब हम विकास के रास्ते में जब देख रहे हैं कि पूरे राज्य से विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन उनके हाथ से ख़त्म होते जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड मैंने कृषि भूमि इस राज्य से गायब होते जा रहा है। और ऐसे समय में अगर कृषि भूमि हमारी नहीं बचती है तो हमारा ये राज्य कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे हम राज्य को मैंने स्वस्थ बनाएंगे? तो इस पे मैंने इस दृष्टिकोण से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज्य को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ के किसानों को भी, उनके अधिकारों को भी हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उनके एग्रीकल्चर लैंड है उनको भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका नगरी का सवाल है, नगरी के जहाँ पर जिस ज़मीन को लोग विवादित है बोलते हैं, लेकिन नगरी के आंदोलन में मैं 2012 में वहाँ के किसानों ने जब मुझको बुलाए तो मैं भी गई। नगरी का ज़मीन के सवाल को लेके जब आंदोलन में एक तरफ सरकार कह रही थी कि ये ज़मीन हमने 1957-58 में अधिग्रहण कर लिया है, और ये जो 1957-58 में अधिग्रहण कर लिया था कि ये सरकार बोलती है, तो वो उस समय बिहार राज्य के अंदर में था। और उस समय जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ था वो 1894 के कानून के आधार पर 1957-58 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और गांव के लोगों को भी ये सूचना जारी किया था कि यहाँ पर इस ज़मीन को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए मैंने एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए हम यहाँ का ज़मीन को 227 एकड़ ज़मीन को हम के नाम पर अधिग्रहण कर रहे हैं। ये मैंने आपका भूअर्जन विभाग ने किया था और भूअर्जन विभाग ने ये बात मैंने सूचना जारी किया था। और उसका जब हम
जमीन अधिग्रहण की बात करेंगे तो जमीन अधिग्रहण का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका गजट जारी होता है, गजट के बाद नोटिफिकेशन होता है और नोटिफिकेशन के साथ आपका सेक्शन 4 और 6 में गांव वालों को नोटिस दिया जाता है कि ये जो जमीन है इसको सरकार इस पर्पस से अधिग्रहण करना चाहती है। और उसी का सेक्शन 5 में कहता है कि नोटिफिकेशन के बाद अगर गांव वाले लोग उस नोटिस को पाने के बाद, समझने के बाद गांव वाले लोग अगर जमीन देने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद आपका जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ता है। लेकिन अगर 5वां सेक्शन 5 में ही जब नोटिस गांव वालों को मिलता है और गांव वाले लोग बोलते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे और वहां से गांव वाले लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध करना शुरू करते हैं और जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के बाद सरकार अपने प्रोसेस से टेबल में बैठ के उसको तमाम सेक्शन को पूरा करना चाहती है। और उसी में 1957-58 में अधिग्रहण करने की बात कही थी, लेकिन अधिग्रहण का प्रोसेस लंबा होता है और उस अधिग्रहण का प्रोसेस में कई धाराएं होता है। और 1894 का कानून के आधार पर पहला तो वो आपका अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी करने के बाद वो नोटिफिकेशन देता है और उस नोटिफिकेशन के तहत गांव के लोगों को ये सूचनाएं दी जाती हैं कि ये आपका अमुक ज़मीन को अमुक पर्पस से अधिग्रहण करने की अधिग्रहण सरकार करना चाहती है। और उसमें सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 के तहत उसमें ये है कि अगर ज़मीन मालिक लोग उसकी स्वीकृति देते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तब ये ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया आगे बढ़ता है। लेकिन वो जमीन नगरी के सवाल को लेके 1856 में जो 57 में जो नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन जैसे गांव वालों को मने मिलता है तो उस समय वो लोग गांव वाले लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और इसको लेके लंबे समय तक उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपना लिखित आवेदन उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी लोग थे उन अधिकारियों को भी उन लोगों ने दिया कि हम अपना ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जब एक ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया में वो ज़मीन किनका जा रहा है उसका एक सूची भी बनता है। और उन्होंने जो भूअर्जन के प्रक्रिया में सरकार ने जो सूची बनाई उस सूची के आधार पर 153 ज़मीन मालिक थे। और 153 ज़मीन मालिक में जब वो ज़मीन का पैसा देना चाहा सरकार तो उनका विरोध किए। और गांव वालों ने 19 लोग मतलब जो थे जो गैर आदिवासी समाज से थे उन लोगों ने अपना ज़मीन का पैसा लिया, लेकिन बाकी 128 जो गांव के लोग जो किसान थे आदिवासी उन्होंने पैसा नहीं लिया। और इसलिए पैसा उन लोगों ने नहीं लिया कि वो अपना ज़मीन नहीं देना चाहते थे, वो विरोध में अपना ज़मीन पैसा नहीं लिया। सरकार बोलती है कि वो ज़मीन पैसा को हम ट्रेजरी में जमा कर दिए हैं। और ये जो 1894 का कानून, इसीलिए उस कानून का विरोध पूरे देश के लोग करते थे कि वो किसान नहीं भी सहमत है फिर भी टेबल में बैठ के वो ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। नगरी में भी गांव के किसान लोग मैंने उसका विरोध किए, पैसा नहीं लिए विरोध में, फिर भी वो ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया को सरकार कहती है कि पूरा हुआ। लेकिन जब जमीन अधिग्रहण कानून की बात भी करेंगे तो जमीन अधिग्रहण कानून में ये बात भी कहता है कि जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं और तब से 2 साल तक में के बीच में आप अगर उस ज़मीन को अपने कब्जे में नहीं लेते हैं तो ज़मीन अधिग्रहण समाप्त, खारिज माने ज़मीन अधिग्रहण समाप्त माना जाता है, वो विलोपित हो जाता है, समाप्त माना जाता है। यह जमीन अधिग्रहण कानून 1894 का दफा आपका 48 में कहा गया है। तो उसके आधार पर भी आप 27, 57, 58 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगर आप पूरी मानते हैं तो ये दफा 48 के तहत आपने तो अब 2012 तक 50 साल तक जमीन पर किसानों का कब्जा किसानों का ही हाथ में था।
किसान ही आज तक जमीन पर जोत कोड़ कर रहे हैं, किसानों का अपना अधिकार है। तो ऑलरेडी 2 साल जमीन अधिग्रहण कानून 1894 के आधार पर भी 2 साल में अगर उस जमीन पर कब्जा सरकार नहीं ली तो जमीन अधिग्रहण कानून तो स्वतः खत्म हो गया कानून के आधार पर भी। तो यहाँ पर भी किसानों की जीत, और ये जमीन अधिग्रहण कानून 1894 के तहत जिसको सरकार अधिकृत मानती है वो तो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। किस आधार पे फिर सरकार जो है जमीन लेना चाह रही है? तो उसी को मैं आगे बताने जा रही हूँ। सरकार अब उसके बाद ये 1894 का 57 का बात हुआ, 57-58 का, उसके बाद 57-58 से 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, बिहार से अलग हो गया, बिहार चला गया, झारखंड अलग राज्य बना। तो झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद आपका भी 9-10 साल तक लोग खेती करते आए। 50 साल की बात कर रहे हैं, उसके बाद झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी 10-12 साल तक रोज खेती करते आए। फिर उस बीच में झारखंड में जो भी सरकारें सत्ता में आई, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं कि झारखंड क्यों बना, झारखंड इसलिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लोगों ने लड़ा था कि झारखंड का जल जंगल जमीन को बचाए रखने के लिए, यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यहाँ का आदिवासियों का अस्तित्व और इतिहास को बचाए रखने के लिए, और यहाँ का झारखंड में जो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, उस राइट्स को बचाए रखने के लिए, और झारखंड में जो विस्थापन का जो दंश है उस विस्थापन को रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ही ना लंबे समय सिद्धू कान्हू चांद भैरव से लेके तिलका मांझी से लेके आपका वीर बुद्धू भगत तेलंगा खड़िया से बिरसा मुंडा से लेके जयपाल सिंह से लेके आपका जिसुम गुरु शिबू सोरेन तक का जो एनी होरो सबका लड़ाई जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। वो अपने अस्तित्व और पहचान और जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जब झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड सरकार जो भी उस पर समय सत्ता पे थी, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि कहाँ पर क्या क्या कमजोरियां हैं, और आदिवासियों का जमीन कहाँ कहाँ मने चिट करके लुटाने का काम हुआ, और कहाँ कहाँ जमीन जो बड़े विकास के नाम पर लुटा के जो सरकार अपने कब्जे में लेके रखी है, उन जमीन को कैसे उसको मुक्त कराना। जब आप झारखंड बनने के बाद झारखंड में औद्योगिक कानून बना सकते हैं, झारखंड में पूंजीपतियों के लिए कानून बना सकते हैं, तो झारखंड के आदिवासियों का जो लूटा हुआ जमीन उसको वापस करने का कानून आपने क्यों नहीं बनाया? और ये जो आप जितने भी मैंने 1894 के कानून के तहत जितने भी जमीन अधिग्रहण करने के बाद जिस भी कंपनियों ने सरप्लस जमीन जो अधिग्रहण करके रखा है, चाहे एचईसी की बात करेंगे, टाटा कंपनी की बात करेंगे, या तो पूरे झारखंड में कोयला कंपनियों के हाथ में जितने भी जमीनें सरप्लस वहाँ पर जमीन है, उसको वापस करने के लिए आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आपको तो सत्ता में चले आए, सत्ता में आपने अपना मुख्यमंत्री दिया, अपना सत्ता चलाया, आपने अपनी मंत्रियों को बैठा के रखा, लेकिन आपने इस पर कोई कानून नहीं बनाया। आपने यहाँ पर मैंने पेशा कानून को लागू करने के लिए कोई भी कानून आपने क्यों नहीं बनाया? और आज की तारीख में उसी के कारण ये जो सरकार सिर्फ और सिर्फ राज बनने के बाद भी पूंजीपतियों के लिए तमाम कानूनों को बनाते रही, और वही कारण है कि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 2000 में किसका सरकार था? 2001 से 2003 तक बाबूलाल मरांडी, माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो सीएम थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा सीएम रहे 6 साल तो टोटल ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी। उसके बाद फिर ये लोगों ने मिली जुली का सरकार बनाते रहे। तो आप जो ये कह रहे हैं, तो फिर कैसे ये सरकार उस जमीन को मेरा है? ये तो पहला गलती है। जो भी सरकारें झारखंड में आई, वो लोग नगरी के किसानों का जमीन
जो सरकार 1894 के कानून के तहत में जो अधिकृत मानती थी, उन इस तरह के तमाम जो ये ज़मीन है उनको वापस करने के लिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। अचानक से राज बनने के बाद झारखंड सरकार को विकास योजनाओं को ज़मीन पर लागू करने के लिए जब बात आई, तो जो रिंग रोड उस इलाके में जब जाने वाला था, तो रिंग रोड में जब जा रहा है उस क्षेत्र से, तब किसानों ने देखा कि सब तरफ रिंग रोड के लिए जो ज़मीन जा रही है उसके लिए मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन नगरी के किसानों को ज़मीन का, रिंग रोड के लिए ज़मीन का पैसा सरकार नहीं देना चाह रही है। तो लोग हैरान थे कि हमारा ज़मीन का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और उस समय तक किसान उन खेतों में अपना कब्जा बना के रखा था और खेती बाड़ी करते हैं। किसानों का वही एक जीविका का साधन है। किसानों का ज़मीन का रसीद भी उस समय तक कट रहा था, लेकिन बाद में वो जो सरकारें आई उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 2011 में भी, जो 10 में भी जो सरकार थी वो भी बोला कि हम ये जो यहाँ पर पहले राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए जो 27 एकड़ ज़मीन भूअर्जन विभाग ने अधिग्रहण करके रखा है, उस ज़मीन में से आपका 68 पॉइंट कुछ एकड़ ज़मीन हम क्या बोलते हैं IIM को हम दे रहे हैं, और कुछ ज़मीन हम IIT को दे रहे हैं, कुछ ज़मीन हम रिंग रोड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कुछ ज़मीन को हम इनको दे रहे हैं, आपका लो यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। सब ज़मीन को 2009, 2010, 11, 12 में जो सरकारें थी वो सब ज़मीन को आप जो सो कॉल्ड माने अधिकृत मानती थी उसको वो सब कोई को बांटना शुरू कर दिया, वो मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। और जब मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया और उस ज़मीन पे लो यूनिवर्सिटी वहाँ पर जब कब्जा करने लगा, तब किसानों ने विरोध करना शुरू किया। 2012 में शुरू कर दिया विरोध करना कि ये ज़मीन हमारी है। हमने 1957-58 में भी विरोध किया, और विरोध में हमने ज़मीन का पैसा भी नहीं लिया, और ज़मीन अभी भी हमारे कब्जा में है, और फिर हम अभी भी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। तो उस समय भी लोगों ने विरोध किया, और मैंने RTI करके, उस समय मैंने भूअर्जन विभाग से भी RTI करके मैंने दस्तावेज निकाला। और ये जो बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से बोलता था कि नहीं हमने ज़मीन इसके नाम से अधिग्रहण किया है, तो मैंने दोनों जगह RTI डाला। दोनों जगह का RTI में से पहला RTI मैंने वही 153 वाला बिरसा वो भूअर्जन विभाग ने बताया, और भूअर्जन विभाग ये भी बोला कि हम बिरसा एग्रीकल्चर को हम सीड फॉर्म के नाम से, बीज प्रक्षेत्र के नाम से हम ज़मीन इतना कर दिए हैं। तो मैंने दोनों जगह RTI डाला। दोनों जगह का RTI में दोनों अलग अलग बात बोले। बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने दो जगह से, एक प्रबंधन से और एक आपका सीड बीज प्रक्षेत्र से, दोनों जगह से टॉप प्रायोरिटी में हमने जो डाला था RTI 5 सवालों का, उसका जवाब उन लोगों ने दिया। पहला सवाल मैंने पूछा था कि नगड़ी में नगड़ी क्षेत्र में कांके अंचल के नगड़ी मौजा थाना 33 में आप कितना एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किए हैं, कितने किसानों का ज़मीन आपने खाता नंबर, प्लॉट नंबर और रकबा सहित आप हमको आंकड़ा दीजिए, और मैंने जिन जिन किसानों का आपने ज़मीन एक्वायर किए हैं और वो उनको उस ज़मीन के बदले में आपने कितना पैसा मुआवजा के रूप में आपने उनको मैंने पैसा पेमेंट किए हैं, आप नकदी पौती रसीद के साथ आप हमको इसका जानकारी दीजिए। और मैंने ये भी सवाल पूछा था, अगर वो ज़मीन को आप अधिग्रहित किए हैं तो उस ज़मीन का उपयोग आज तक आप किस रूप में किए हैं। मुझको 5 सवाल का जवाब मिला, और बोला कि इसका हमने ज़मीन का अधिग्रहण किया ही नहीं है, तो हम पौती रसीद कैसे देंगे, हम कैसे ज़मीन का अधिग्रहण किया ही नहीं है तो किस ज़मीन का मुआवजा हम किसानों को देंगे। इस मैंने पूरी तरह से इसका जवाब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दिया, और उसी के आधार पर हम लोग ज़मीन वापसी का मांग को लेके आगे हम लोग बढ़े और आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का काम किए। और उसी के तहत ज़मीन का, नगरी का ज़मीन बचा है ना, 2012 तक भी बचा है, तो इसी के तहत बचा हुआ है।
मैं लास्ट क्वेश्चन एक मैम है कि अब जो रिम्स 2 के बाद जो जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण के लेकर के, क्या इस जिस तरह से मुकाम 2012 में आपने लड़ाई लड़ा, जिस तरह से हासिल किया, क्या 2025 का भी लड़ाई उसी मुकाम पे आप लेके जा सक रहे हैं? देखिए, इसमें एक मेन बात ये भी है, तो आप तब ये मुकाम पर पहुंचेंगे जब 2012 में ये लड़ाई लड़े और उसमें मैंने वहाँ पर 150 दिन खेत में धरना में बैठे थे और लू से 3 महिलाएं मर गई, ठीक है। वहाँ पर जब वहाँ पर 4 दीवारी बन रहा था तो आक्रोशित गांव वालों ने बाद में दीवार तोड़ने का भी काम किया। पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, कई महिलाओं का कपाल फूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, कई लोग जेल चले गए, कई नौजवानों के ऊपर में केस किया गया। हाँ, ये 2012 में ये आंदोलन था। उसके बाद 2013 में तत्कालीन यूपीए की गवर्नमेंट थी जो पूरे देश में ये मांग कर रहा था कि 1894 का जो कानून है, अंधा कानून, उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि वो टेबल में बैठ के गांव वालों का सहमति हो अगर ना हो फिर भी ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा करता है, इसलिए 1894 का कानून को खारिज किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यूपीए गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह की सरकार को। उस समय कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून लेके आया और 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून में यह कहा गया कि जिस भी पर्पस के लिए अगर जमीन अधिग्रहण होता है तो उसके लिए भी अगर 5 साल के भीतर में उस जमीन का उपयोग जिस पर्पस से अधिग्रहित किया जाता है उस पर्पस के लिए जमीन उपयोग नहीं होता है और कब्जा में नहीं लेती है सरकार, तो 2013 का कानून 24 का उपधारा 2 में कहता है कि वो जमीन किसानों को वापस किया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय जयराम रमेश जी को पूरा फाइल दिया गया था कि आप इस पर स्टडी कीजिए और उन्होंने इस कानून के तहत में नगड़ी में जो आईआईएम बनने वाला था, आईआईएम के लिए जो जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करने की बात भूअर्जन विभाग ने किया था, उस जमीन को जयराम रमेश जी ने ये घोषणा करके पीसी करके घोषणा इन्होंने किया 5 जून 2013 को और उन्होंने कहा कि मैं गांव के किसानों के साथ हूं, ये बहुफसली जमीन है, किसानों का एग्रीकल्चर जमीन बचना चाहिए और इसलिए ये जमीन आईआईएम बनना चाहिए। हम लोग बार बार बोले थे कि आईआईएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसको आप सुकुरहुट्टू में बहुत सारा जमीन है, वहाँ पर इस जमीन को आप आईआईएम को वहाँ पर ले जाके बनाइए। मैं तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आईआईएम को शिफ्ट किया आपका बंजर भूमि सुकुरहुट्टू में। जब बंजर भूमि सुकुरहुट्टू में आईआईएम वहाँ पर शिफ्ट हुआ और आज की तारीख में आईआईएम वहाँ पर काम कर रहा है, शिक्षण संस्थान वेल कंडीशन में है, चल रहा है, उस क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। तो आज की तारीख में 2013 का कानून के तहत भी जमीन का अधिकार गांव वालों के हाथ में है और सरकार को जहां पर यहाँ सियासी हो रहा है, सियासी को छोड़ के, इसलिए कि 2009 और 10, 11, 12 तक की बात करेंगे, जो सियासी करने वाली सरकार ही उस समय सत्ता पर थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो सवाल किया कि 2012 के तहत ही क्या आज उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, निश्चित रूप से गांव वालों का जमीन, गांव वालों को आपका संवैधानिक अधिकार के तहत 2013 का कानून भी कहता है, आप पहले ही मैं बोली रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन गांव के लोगों को का एग्रीकल्चर लैंड को भी बचा के, ताकि ये झारखंड
स्वस्थ रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे, यहाँ के किसानों का अधिकार भी छीना ना जाए। और ये 2013 का कानून के आधार पर जब वो शिफ्ट हुआ है तो ये जगह भी रिम्स 2 को भी दूसरा जगह पे ले जाके बनाया जा सकता है। और ये झारखंड की सरकार को और जो मैंने आज आदिवासियों के सवाल को गोल गोल चक्कर में रख के सियासी ना करते हुए यहाँ जो प्रावधान है, कानूनी जो अधिकार है आदिवासियों का, किसानों का, उसके तहत नगरी के किसानों को न्याय मिलना चाहिए।